अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। मेरा माइक इधर रखता हूँ, छीन ना ले। ये हाथ में है मेरे पास एक और। तो मैंने इनको डेट टू जीडीपी की बात करी, आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। सौरभ जी, आपकी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल की शिकायत यह है कि आप रेवड़ियां तो देते हैं, फ्रीबीज तो खूब दी, बिजली पानी, लेकिन आपने अर्थव्यवस्था पर उस तरीके से पैसा खर्च नहीं किया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जिस तरीके से शीला दीक्षित के टाइम पे इतने बड़े पुल बने, बड़ी सड़कें बनी, ग्रो करने की प्रोजेक्शन दे रही है। आप बताइए राहुल जी, ऐसी कौन सी इमर्जिंग इकोनॉमी है? ये सूडान और पैलेस्टीन और ये एग्जांपल मत देना। आई एम आस्किंग, कौन सी इमर्जिंग इकोनॉमी है जो 7% का प्रोजेक्शन दे रही है? ऐसी कौन सी इमर्जिंग इकोनॉमी है जो अगले 5 साल तक 7 से 8% की ग्रोथ? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। क्या ये सच नहीं है कि इस देश में आर्थिक असमानता, इनकम इनइक्वालिटी इज एट अ अलार्मिंग लेवल? और उसके बाद मैं जानना चाहती हूं जिस बात को इन्होंने बोला, असलियत ये है कि लोन रिकवरी 10% भी नहीं हो रही है राइट ऑफ पर। तो ये किसकी गलती है? आप बड़ी बड़ी कंपनीज को एनसीएलटी पहुंचा देते हैं कि उस पे ईडी इनकम टैक्स का प्रेशर लगाकर, फिर वो, मैंने आपको 10 कंपनी का एग्जांपल दिया, नाम के साथ और दे सकती हूं। 62,000 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक का बकाया था, 16,000 करोड़ पे क्यों बिक गई? तो ये सरकार किसके लिए चल रही है? सेकंड, और मेरे भी इनको दे दो भाई, फिर मैं बोलूंगा। मैं ले लूंगी, मुझे किसी को देना नहीं पड़ेगा, वक्त अपने आप छीन लूंगी। फिर ये तो छीना झपटी पे बात आ गई है। मेरा माइक इधर रखता हूँ, छीन ना ले। ये हाथ में है मेरे पास एक और। तो मैंने इनको डेट टू जीडीपी की बात करी, आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने फिर कहा कि भाई 100 लाख करोड़ का पब्लिक एक्सपेंडिचर कैपेक्स में होगा, दैट इज कमिटमेंट। अब ये Q1 Q2 में आगे, मैम ऑलवेज Q3 और Q4 में कैपेक्स ज्यादा होता है हिस्टोरिकली, एंड दैट इज देयर इज इन द लास्ट 3 इयर्स ट्रैक द डेटा गौरव वल्लभ जी। डेटा पे झूठ मत बोलिए, डेटा पे गलत बात नहीं करनी चाहिए। मैं आप एक बार आप सुन लीजिए, फिर रिएक्ट करना ना एक साथ। फिर आपने कहा कि चलो हमने राइट ऑफ किया पर रिकवरी कम हो रही, मान लिया ना इन्होंने कि राइट ऑफ और वेवर में रिकवरी भी मैम अच्छी हो रही है और डे बाय डे बढ़ रही है। मैडम आपको पास डाटा नहीं है, आप गलत डाटा कोट कर रही है। फिर आपने कहा कि गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रिबेट क्यों दी? आज पूरी दुनिया में राहुल जी, पूरी दुनिया में इमर्जिंग इकोनॉमीज में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जो हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। पूरी दुनिया में और कोई देश नहीं है जो हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। यहाँ आकर आपको भारत खराब जो अभी तिमाही के नतीजे आए, फिर बोल। अरे गौरव वल्लभ साहब, आप अर्थशास्त्र के बड़े प्रोफेसर हैं, सवाल सुन लीजिए। अभी जो Q2 के रिजल्ट्स आए इकोनॉमी के, उसमें तो बहुत बड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, अर्थव्यवस्था धीमी चल रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मैं भी वही पूछ रहा हूँ मैडम। राहुल जी, 7% की प्रोजेक्टेड ग्रोथ है फॉर FY25, जो कि डाउनवर्ड रिवाइज करनी पड़ रही है। और 7 अभी ये डाउनवर्ड अपवर्ड तो ड्यूरिंग द ईयर होता है, पर मैं तो इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, रिजर्व बैंक के प्रोजेक्शंस की बात कर रहा हूं, जिन पे मुझे विश्वास है। 7%। मुझे एक बात बताइए, और मैं यहां पर सबसे पूछता हूं, ऐसी कौन सी इमर्जिंग इकोनॉमी है जो 7%? IMF वर्ल्ड बैंक जिसकी प्रोजेक्ट कर रहा है, ऐसी कौन सी इमर्जिंग इकोनॉमी है? तो अब आपको क्या है, हमारी पर कैपिटा इनकम $2,500 है, सही है, दैट इज करेक्ट। पर 2014 में कितनी थी? क्या हम ग्रो नहीं कर रहे? अब $2,500 है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, पर हमें अब $10,000 और $12,000 और $15,000 बनानी है। उसी के लिए तो काम कर रहे हैं, उसी के लिए तो बात हो रही है। अब हम हमेशा ये सौरभ भारद्वाज, नहीं अब क्या होगा, कांग्रेस बीजेपी हाईजैक कर लेंगे? नहीं, अरे वो अच्छे नहीं, पर ये नहीं हो सकता सुप्रीम जी। देखिए ये मंजूर नहीं है बाकियों को। सौरभ जी 10 सेकंड ले रही हूं आपके। वो बोल रहे हैं आपके एलाई नहीं है भाई, वो दिल्ली में, उनका टाइम आप ले रही हैं। संभ्रांत व्यक्ति है, एलाई होना हो, संभ्रांत व्यक्ति। वो कुछ नहीं बोल रहे मैं चुनाव में बताऊंगा फरवरी में। 5.4% जीडीपी ग्रोथ और 6% इन्फ्लेशन, ये अगर आपकी उपलब्धि है तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आप इसको उपलब्धि बुला रहे हो। एक चीज और यहाँ पे छोटी सी बोल देना चाहती हूँ, इधर उधर की बात न करना, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। आप ये मानते हैं कि बेरोजगारी है, आप मानते हैं महंगाई है, आप मानते हैं आर्थिक असमानता, या आप भी कह रहे हैं मैं लहसुन प्याज नहीं खाता? आप भी कहना शुरू कर दिया कि आजकल मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, पकौड़े तल लो, पान की दुकान लगा लो। सौरभ जी, आपकी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल की शिकायत यह है कि आप रेवड़ियां तो देते हैं, फ्रीबीज तो खूब दी, बिजली पानी, लेकिन आपने अर्थव्यवस्था पर उस तरीके से पैसा खर्च नहीं किया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जिस तरीके से शीला दीक्षित के टाइम पे इतने बड़े पुल बने, बड़ी सड़कें बनी, आपके ऐसा कुछ दिखाने को नहीं। आप क्या लेके जाएंगे वोटरों के पास रेवड़ियों के अलावा? देखिए, शुरुआत में जो लोग हमारा विरोध करते थे अब वो हमारे साथ हैं, और जो दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, फ्लाईओवर्स के ऊपर काम हुआ है वो सामने दिखता है। हाँ, एक वक्त था जब कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ के वक्त पे बहुत सारे फ्लाईओवर्स बने थे। ऑब्वियसली उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग थी, दिल्ली को ज़रूरत थी, तो कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले 2010 से पहले बहुत सारे फ्लाईओवर्स बने थे। मगर आज जो हम इन आंकड़ों की बात कर रहे हैं ओवरऑल, आप आंकड़े बता के एक बहस के अंदर 1-2 पॉइंट आप स्कोर कर सकते हैं, मगर राहुल जी, जो आदमी आपके आज तक को अपने घर पे बैठ के देख रहा है वो इस बात को जान रहा है कि आज जितनी गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है,
पहले से बदतर हुई है। और भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़ों को लेकर ढोल बजा सकती है, वो बजा रही है लगातार, मगर जब वही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, तो वो उसकी पोल भी खुल रही है। साथ साथ आप ही की राज्य सरकारों को 2,000 रुपए महीना, 1,000 रुपए महीना इलेक्शन से पहले अनाउंस करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी जा कहीं नहीं रही है, आप ढोल बज रहा है। आपसे सवाल यह है ढोल कि लगातार आपने बज कहा रहा कि है। दिल्ली में जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना तब केंद्र सरकार मदद कर रही थी राज्य सरकार की, अभी तो मदद कर नहीं रही क्योंकि 36 का आंकड़ा है। तो क्या दिल्ली के वोटरों के लिए बेहतर नहीं कि ऐसी सरकार है जिसकी केंद्र सरकार से अच्छी सेटिंग हो, कम से कम पैसा तो खर्च हो दिल्ली में? नहीं, लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने इनके एमसीडी का शासन देखा है 15 साल, और दिल्ली के लोगों ने 2 तरीके की सरकारें पिछले 10 सालों में देखी है। एक अरविंद केजरीवाल की सरकार जिसके पास काम था शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का आदि, और दूसरी सरकार थी केंद्र की जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर और डीडीए था। जो आज दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की हाल है कि बड़े बड़े गैंग्स दिल्ली के अंदर एक्टिव हैं, हर सामान्य व्यापारी को फिरौती के लिए करोड़ों रुपए की कॉल्स आ रही हैं, फिरौती नहीं देते तो गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। ऐसा हाल दिल्ली का कभी नहीं था। तो दिल्ली को पता है कि कौन उनको डिलीवर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसलिए लोग सोच समझ के ये जो बात हुई कि इस सरकार ने कंपनियों के टैक्सेस को कम किया, उससे कंपनियों को फायदा हुआ, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को और देश के साधारण नागरिक को जो फायदे की उम्मीद थी वो नहीं हुआ। तो सुप्रिया श्रीनेत और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि भाई आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो गलत है। देखिए राहुल, पहले मैं, चूंकि मेरे जो यहाँ पे एस्टीम पैनलिस्ट हैं ये सब आंकड़े चुन चुन के बता रहे हैं, तो इसीलिए मैं रोशनी डालना चाहता हूँ इन आंकड़ों पे, ताकि जो आम आदमी है वो ठीक तरीके से समझ पाए, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से। पहला, जो इनोवेशन की बात कर रहे थे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2015 में भारत जो है 85 के रैंक पे होता था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये सरकार के आंकड़े नहीं है, ठीक है, 85 के रैंक पे होता था 2015 में। 2024 की जो रैंकिंग आई उसमें 39, 85 से 39। एंटरप्रेन्योरशिप, वर्ल्ड बैंक जो हमारे एक्चुअली IMF के बगल में ही पेंसिल्वेनिया में एवेन्यू में, उनके आंकड़े नई न्यू फर्म क्रिएशन की 2004 से 2014 का जो अवधि था उसमें जो ग्रोथ था नई फर्म बनने की, एंटरप्रेन्योरियल जो, वो 3.2%। इसके मुकाबले 2014 के बाद ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड हायर, जिससे कि थर्ड लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम आज की तारीख भारत में है, 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न, ठीक है। जो जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही थी और इन्फ्लेशन की बात हो रही थी, कोविड के बाद भारत का जो ग्रोथ है, मैं IMF में एक्चुअली बोर्ड में हूं, हर सारे 200 देशों के आंकड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रेजेंट होते हैं, मैं देखता हूं, उसमें देखता हूं जहां ग्लोबल ग्रोथ आपका 2% भी नहीं रहा है, वहां उस समय में भारत 7% से ज्यादा ग्रो किया है। ऐसे समय में जब आपका काफी स्लो डाउन हो गया ना सर? नहीं, एक क्वार्टर का है। देखिए, ये आपको इसमें ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी नंबर जो है हमेशा एक ट्रेंड पे नहीं चलता है, तो थोड़े इधर उधर एक्चुअली ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। और ये मैं मान के चलिए, मैं आज बता रहा हूं कि Q3 की जो नंबर है वो इससे काफी बेहतर आएगी, ठीक है। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, तो यदि आंकड़े देखें तो 2016 तक, जब तक इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजिम भारत में नहीं आया था, औसताना हमारा इन्फ्लेशन 7.5% होता था। और यह भी बता दूं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2008-2009 में जब समय था, उसमें 18 महीने, हर महीने 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ करता था, 18 महीने हर महीने। इसके मुकाबले 2016 से आप देखें आंकड़े 2016 से 2024 तक, ये कोविड के बावजूद यूक्रेन वॉर और जो सप्लाई साइड प्रॉब्लम आए, 5% है औसताना इन्फ्लेशन। और ऐसे समय में जब आपके एडवांस नेशंस में इन्फ्लेशन आपकी करीब 2.5-4 गुना थी औसताना जो हिस्टोरिकल, उसके मुकाबले भारत में इन्फ्लेशन 90%। तो ये सब चीजें जो है राजनीतिक बातें नहीं है, ये आर्थिक बातें हैं जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझना जरूरी है। इसमें अच्छा काम हुआ है और अच्छा काम करने की जरूरत, मैं तो कहता हूं एक्चुअली भारत की क्षमता है वो 8% की ग्रोथ की है, तो हमें उसके लिए रिफॉर्म्स करना है। और इसमें जो आप कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।